नमस्कार। हिंदी की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 के नवीनतम पाठ्यक्रम जो कि 2023 में प्रारंभ हुआ था, वाच्य, उसका अध्ययन करेंगे। तो वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन। वाच्य है क्या, कितने प्रकार के होते हैं, वाच्यों का परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं, यह सब हम इसमें जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन। तो यही सब हमें इसमें अध्ययन करना है। यह कक्षा 10 के नवीनतम पाठ्यक्रम में प्रारंभ हुआ है। पहले वाच्य शब्द का आशय जानते हैं कि जो वाच्य है वह वाच्य शब्द संस्कृत की वच धातु से बना है। किससे बना है? संस्कृत की वच धातु से। वच का मतलब होता है वचन, यानी कुछ कहना, जिसका अर्थ होता है कहे जाने योग्य, यानी कि ऐसा वाच्य जो कुछ कहना चाहता है अथवा बताने योग्य। आपको कोई क्या बताना चाहता है, इससे संबंधित उस चीज को हम क्या कहते हैं? वाच्य। आगे आई वाच्य की परिभाषा। वाच्य है क्या, इसको परिभाषा के माध्यम से जानते हैं। तो लिखा हुआ है कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञान होता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, अर्थात क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष किसके अनुसार है, जिसके अनुसार होता है वही उसमें उसी प्रकार का वाच्य होता है। अगर कर्ता की प्रधानता होगी तो कर्तृवाच्य होगा, अगर कर्म की प्रधानता होगी तो कर्मवाच्य होगा, या भाव की प्रधानता होगी तो भाववाच्य होगा। ये हमने यहाँ जाना कि वाच्य की परिभाषा क्या है, यानी मेन चीज वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य में प्रधानता किसकी है, ये पता चलने के अनुसार उसी प्रकार का वाच्य होता है। आगे वाच्य के भेद। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के कितने भेद बताए? 3 प्रकार के वाच्य होते हैं और यही 3 इनके भेद होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। 3 प्रकार के वाच्य हो गए। और पहले भी हमने शुरुआत में हमने क्या जाना था कि जिस रूप से ये पता चलेगा कि किस प्रकार किसकी प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, ये हमने वहां समझ लिया। अब हम समझेंगे कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य लिखा हुआ है जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता हो। कर्ता किसे कहते हैं? करने वाला। करने वाला कौन? मतलब अंग्रेजी में जिसे आप कहते हो सब्जेक्ट। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता हो, अर्थात जिनमें कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। कर्ता का जो वचन, लिंग तथा पुरुष होता है, क्रिया भी उसी के अनुसार प्रयोग की जाती है। अब देखिए यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए कि समृद्धि पढ़ती है। अब यहाँ मैं प्रश्न पूछूंगी कौन पढ़ती है, तो जब प्रश्न उत्तर आएगा समृद्धि पढ़ती है। अब अगर समृद्धि पढ़ती होगी तो कर्ता कौन हुई? समृद्धि। तो क्रिया किसके हिसाब से लगी? पढ़ती है, क्योंकि समृद्धि एक वचन है, स्त्रीलिंग है, इसलिए उसी के अनुसार यहाँ क्रिया लगाई गई। तो ये कर्तृवाच्य है। दूसरा वाक्य है आकाश खेलता है। अब आकाश की पुल्लिंग है, सब्जेक्ट है, कर्ता है, इसलिए क्रिया क्या लगी? खेलता है। यहाँ खेलती है नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि आकाश एक वचन का था, पुल्लिंग था, तो यहाँ खेलती है की जगह खेलता है ही सही होगा, क्योंकि ये कर्तृवाच्य है। तीसरा लिखा महिलाएं गीत गाएंगी। अब महिलाएं बहुवचन में है, स्त्रीलिंग है, और क्या कर रही हैं महिलाएं? जो इसकी कर्ता हैं, सब्जेक्ट है, और इसलिए क्रिया यहाँ क्या लिखी? गाएंगी, यानी गाएगी नहीं आया, क्योंकि एक वचन ना होकर कर्ता किसका है? बहुवचन का, तो क्रिया भी बहुवचन के अनुसार लगी। अगला वाक्य है तुम पढ़ते हो। तो यहाँ का जो कर्ता है पढ़ने वाला वो तुम है, तो इसलिए यहाँ पढ़ता है नहीं देके क्या दिया? पढ़ते हो। क्रिया भी मध्यम पुरुष की ही लगी, क्योंकि उसमें कहा गया था कि वचन, लिंग, पुरुष के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा किसमें? कर्तृवाच्य में। अगला जो हमारा दूसरा वाच्य है उसका नाम है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में लिखा हुआ है कि जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। इसके यानी मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष
कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तो कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है, यानी कर्मवाच्य की जो क्रिया होगी वो सकर्मक होगी। अच्छा, कर्तृवाच्य में कई बार अकर्मक क्रियाओं का भी प्रयोग होता है, क्योंकि कर्मवाच्य में वह सो रहा है तो सोना, जगना, उठना, बैठना, खाना, पीना, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो अकर्मक है, लेकिन कर्तृवाच्य में वो दोनों क्रियाएं मिलती हैं। लेकिन कर्मवाच्य में क्रिया कैसी मिलेगी? हमेशा सकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक क्रिया का प्रयोग कर्मवाच्य में नहीं होता। और जो क्रिया होगी वो किसके अनुसार? कर्म के अनुसार होगी। अभी हमने वहां पढ़ लिया, इसका उदाहरण लिखा हुआ है कि पुस्तक पढ़ी जाती है। क्या लिखा हुआ है? पुस्तक पढ़ी जाती है। अब क्या पढ़ा जाता है? पुस्तक। पुस्तक किस लिंग की है? स्त्रीलिंग की। तो क्रिया किसके अनुसार लगी? पुस्तक के अनुसार। अब यहाँ कर्ता नहीं भी है। अगर यहाँ लिखा होता राम पुस्तक पढ़ता है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम पुल्लिंग था, तो उसके अनुसार पढ़ता है आता, तब कर्तृवाच्य होता। अब अगर वाक्य ये होता कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो फिर भी राम के अनुसार क्रिया नहीं है। क्रिया किसके अनुसार आई? पुस्तक के अनुसार। तो पुस्तक क्या है? कर्म है, और कर्म के अनुसार ही क्या लगी हुई है? क्रिया। दूसरा वाक्य है खिलाड़ियों से क्रिकेट खेला जाता है। अब यहां पर भी देखिएगा आप, खिलाड़ियों लिखा था, अगर सब्जेक्ट के हिसाब से देखते, कर्तृवाच्य से के देखते, तो आता खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, तो वहां क्रिया उनके अनुसार होती। लेकिन यहाँ चूंकि क्या है? कर्मवाच्य है, तो यहाँ क्रिकेट जो है ये इनका कर्म है, तो क्रिकेट के अनुसार ही क्रिया लगी कि खिलाड़ियों से क्रिकेट खेला जाता है। तीसरा वाक्य है प्राची से पत्र लिखा जाता है। जो पत्र है वह पुल्लिंग में है, इसलिए पत्र के अनुसार ही क्रिया लगी कि प्राची से पत्र लिखा जाता। अगर पत्र ना होता, यहाँ चिट्ठी लिखी होती, तो चिट्ठी शब्द स्त्रीलिंग था, तो प्राची से चिट्ठी लिखी जाती है, ऐसा हमारा कर्मवाच्य होता। अगला वाक्य है कृष्ण के द्वारा बांसुरी बजाई जाती है। अब यहां क्रिया लगी है जाती है, किसके अनुसार? चूंकि बांसुरी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए कृष्ण द्वारा बांसुरी बजाई जाती है, ये हमारा कर्मवाच्य है। कर्म के अनुसार ही क्रिया लगी है। तीसरा वाच्य हमने क्या पढ़ा था? भाववाच्य। भाववाच्य का जो कार्य है वो क्या है? कैसे हम समझेंगे कि ये भाववाच्य है? तो उसके बारे में लिखा है कि जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है, तो उसे भाववाच्य कहते हैं। यानी कि क्रिया किसके अनुसार लगेगी? भाव के अनुसार। न तो यह कर्ता से कोई मतलब है और ना ही यहां कर्म से कोई मतलब है। आगे कहा भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, तो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। आगे कहा इन्होंने कि इसमें प्रयुक्त क्रिया के लिंग, पुरुष एवं वचन कर्ता अथवा कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार हमेशा अन्य पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग के होते हैं। ये एक चीज इन्होंने और बता दी कि इसमें जो क्रिया होगी, वो किसके अनुसार होगी? पुरुष एवं वचन कर्ता और कर्म के अनुसार नहीं होंगे। किसके अनुसार होंगे? भाव के अनुसार। अब भाव के अनुसार क्रिया कैसी होगी? सदैव अकर्मक होगी, एक तो ये बताया। दूसरा, अन्य पुरुष में होगी, एक वचन में ही होगी, और अक्सर पुल्लिंग में ही होगी। यहाँ स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग अंत में क्रिया में नहीं मिलेगा, तो वो कौन सा वाच्य कहलाएगा? भाववाच्य। देखिए यहाँ उदाहरण लिखे हुए हैं, पक्षियों से उड़ा जाता है, तो उड़ने का भाव यहाँ पे आया, यह अकर्मक क्रिया है, इसलिए यहाँ भाववाच्य है। माता जी से चला नहीं जाता, न चलने का भाव है यहाँ पर। उससे सोया नहीं जाता, है ना, न सोने का भाव है। बच्चे से हंसा जा रहा है, हंसने का भाव है। तो यहाँ आपने इन सबको देखा, तो ये सारी क्रियाएं कैसी हैं? अकर्मक है। उड़ना, चलना, सोना, हंसना अकर्मक क्रियाएं हैं। और आप देख रहे होंगे अंत में क्या है? एक वचन, जा रहा है, नहीं जाता, नहीं जाता, जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग है। ये तीनों हमने पढ़े कि वाच्य किसे कहते हैं? वच धातु से बना है, जिसका अर्थ है कहने योग्य या बताने योग्य। वाच्य की परिभाषा क्या थी? तो बताया गया कि वाच्य के जिस रूप द्वारा हम ये जान पाते हैं कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की, कर्म की या भाव की, तो जिसकी प्रधानता होती है उसी के अनुसार उस वाच्य का नामकरण किया जाता है। फिर हमने पढ़ा कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है
और क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार लगती है। कर्मवाच्य में पढ़ा कर्म की प्रधानता होती है और जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार लगती है और उसमें सदैव सकर्मक क्रिया का प्रयोग ही होता है। फिर भाववाच्य में पता चला कि क्रिया अकर्मक होती है और क्रिया हमेशा एक वचन और पुल्लिंग में होती है और अधिकतर अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। इसके बाद आता है वाच्य परिवर्तन। कई बार क्या होता है, कर्तृवाच्य है उसको कर्मवाच्य में बदलना है या कर्मवाच्य को भाववाच्य में बदलना है। वैसे तो कर्तृवाच्य का ही परिवर्तन अधिकतर होता है। तो यहां लिखा हुआ वाच्य परिवर्तन कैसे कहते हैं? वाच्य परिवर्तन का अर्थ है एक वाच्य के वाक्य को दूसरे वाच्य में बदलना, यानी दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना। कर्तृवाच्य के वाक्यों को कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य के वाक्यों में और भाववाच्य अथवा कर्मवाच्य के वाक्यों को कर्तृवाच्य में बदलना, इसी वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब यह है कि जो हमने तीनों वाच्य अभी समझे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, उसी के अनुसार जो वाच्यों का परिवर्तन होगा। वाच्य और वाक्य एक ही बात है। आगे लिखा हुआ है कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन। जो कर्तृवाच्य है उसका कर्मवाच्य में जो परिवर्तन होगा उसके विषय में कुछ जानकारी यहाँ पे हम समझेंगे। लिखा हुआ है कि वाच्य परिवर्तन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य बदल रहे हो तो हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए? लिखा है कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में बदल देना चाहिए, यानी कि जो मुख्य क्रिया है उसको किसमें बदल देना है? सामान्य भूतकाल में। आगे लिखा कर्ता को करण से या के द्वारा से जोड़ देना चाहिए। कर्मवाच्य में बदलते समय कर्ता का लोप ही कर दिया जाता है। जैसे कि हमने अभी एक वाक्य पढ़ा था ना, उसमें लिखा था पुस्तक पढ़ी जाती है, तो जब पुस्तक पढ़ी जाती है तो क्या था? उसमें कर्ता का लोप था, कर्ता गायब था वहां पर। फिर है कर्मवाच्य बनाते समय संयोजी क्रिया जाना पुरुष लिंग वचन के अनुसार का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जैसे जाना है या जाया जाता है, कुछ ऐसा शब्द वहां पर आता है। यदि क्रिया द्विकर्मक हो, यानी दो कर्म हो, तो कर्मवाच्य बनाते समय क्रिया कर्म के अनुसार होगी, यानी जो कर्म होगा कर्म के अनुसार ही क्रिया का हम वहां पर अनुकरण करेंगे, उसी के अनुसार क्रिया को रखेंगे। अब आया कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में जब हम बदलते हैं तो वाक्य हमारे कैसे होते हैं। देखिए लिखा हुआ था कि छात्र पत्र लिखता है। कौन पत्र लिखता है? छात्र। अब ये लिखता है क्रिया किसके अनुसार थी? छात्र के अनुसार। अब यहां लिखा छात्र के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब पत्र पुल्लिंग शब्द है तो इसलिए छात्र के द्वारा पत्र लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पत्र। तो पत्र कर्म निकल के आ रहा है, इसलिए वाक्य हमारा कर्मवाच्य में इस तरीके से बदल जाएगा। अगला लिखा हुआ है वाक्य मैं फूल तोड़ूंगा। अब यहां तोड़ूंगा किसके अनुसार था? मैं के अनुसार। अब जब हमने इसको कर्मवाच्य में बदला तो क्या लिखा? मेरे द्वारा फूल तोड़ा जाएगा। तो फूल पुल्लिंग शब्द आ गया, इसलिए फूल के अनुसार ही यहां क्रिया लगाई गई। अगला है रजत ने पाठ पढ़ा। किसने पाठ पढ़ा? रजत ने। तो अब यहाँ पे क्या आया? यहाँ देखो राजत आ गया है, बढ़िया की मात्रा है, ये नहीं होगा, सही शब्द क्या होगा? रजत। रजत के द्वारा पाठ पढ़ा गया। तो पाठ चूंकि पुल्लिंग शब्द था इसलिए पढ़ा गया यहां पर आया हमारा। फिर नीलम कविता लिख रही है। यहां क्रिया लिख रही है आई थी, क्यों? क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया लगी हुई थी। अब यहां पर भी यहाँ क्या है? नीलम के द्वारा कविता लिखी जाती। कविता स्त्रीलिंग था इसलिए यहाँ कविता के लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया अंत में क्रिया के लिए। तो ये हमने पढ़ा किस प्रकार से कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं और क्या उसके नियम है उसके अनुसार। अब देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है कि कर्तृवाच्य का भाववाच्य में परिवर्तन। तो कर्तृवाच्य का भाववाच्य में परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है? तो लिखा है कर्ता के साथ के द्वारा या से द्वारा लगा दिया जाता है। किसमें? भाववाच्य में। फिर आगे लिखा है क्रिया सदैव अन्य पुरुष एक वचन में रहती है। किसमें? भाववाच्य में। आगे कहा कि भाववाच्य का प्रयोग अधिकतर निषेधात्मक रूप में होता। अधिकतर, उससे चला नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, कुछ ऐसे वाक्य हमें मिलते हैं अधिकतर, सभी में नहीं। आगे लिखा
जाना क्रिया के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। जाना जो क्रिया है यानी कि गम धातु जिसका अर्थ होता है जाना, उसका अलग अलग रूप हमें देखने को मिलता है। अब यहां लिखा हुआ है कर्तृवाच्य भाववाच्य, इसको समझते हैं। लिखा है विद्यार्थी हंसते हैं, ये कैसा वाक्य था? कर्तृवाच्य। अब भाववाच्य बनाना है तो विद्यार्थियों से हंसा जाता है, तो हंसा जाता है तो क्रिया यहाँ पे क्या आ गई? एक वचन में आ गई। यहाँ हंसते हैं क्रिया थी क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो हंस रहे होंगे, और यहाँ पर हंसने का भाव आया और क्रिया एक वचन में हो गई, विद्यार्थी से हंसा जाता है। हम अब चले, यहाँ जो चलने की क्रिया थी वो हम के अनुसार थी। अब यहाँ क्या कह दिया? हमारे द्वारा अब चला जाए। चला जाए, चला जो शब्द है वो एक वचन में आ गया। आगे है सभी छात्राएं दौड़ेंगी। यहाँ दौड़ेंगी क्रिया किसके अनुसार लगी थी? कर्तृवाच्य के अनुसार। अब यहाँ लिखा सभी छात्राओं से दौड़ा जाता है, दौड़ा जाएगा, दौड़ने का भाव आ गया। आगे मैं नहीं खाऊंगा, तो क्या कह दिया उन्होंने? मुझसे खाया नहीं जाएगा। तो ये कुछ उदाहरण थे जो हमने समझे। हमने समझा वाच्य, वाच्य की परिभाषा, वाच्य के भेद, वाच्य परिवर्तन कैसे करें। आशा है आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, और यदि कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे कि मैं उस प्रश्न का समाधान करने का प्रयास कर सकूं। नमस्कार।